दो सदिशों का अदिश गुणनफल यानी स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। पिछले चैप्टर में हमने देखा था दो सदिशों का योग, दो सदिशों का अंतर तथा इससे संबंधित कुछ संक्रियाएं देखे थे, कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी और उन सबको हम लोग पिछले चैप्टर में साबित कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोग दो सदिशों के गुणनफल के बारे में बात करने वाले हैं। तो वैसे तो दो सदिशों का गुणनफल दो प्रकार से होता है, एक होता है दो सदिशों का अदिश गुणनफल और एक होता है दो सदिशों का सदिश गुणनफल। तो देखिए जो आपका अदिश गुणनफल है उसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट, इसलिए यहाँ देख रहे हैं डॉट दे रहा हूं, तो इसे पढ़ेंगे दो सदिशों का अदिश गुणनफल यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, और ये क्या होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी का वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम लोग इस चैप्टर में बात करने वाले हैं दो सदिशों के अदिश गुणनफल के बारे में, और सदिश गुणनफल के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता क्या है, इसका ज्यामितीय रूप क्या होगा और इससे संबंधित कुछ प्रॉपर्टीज है जिसे हम लोग इस चैप्टर में साबित करने वाले हैं। मैं यहाँ पे मान लेता हूं, माना दो शून्योत्तर सदिश, नॉन जीरो वेक्टर, दो शून्योत्तर सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है। मान लेते हैं कि ये जो दो शून्योत्तर सदिश दिए गए हैं, नॉन जीरो वेक्टर दिए गए हैं, इनके बीच का कोण क्या है, थीटा है। चलिए तो मैं यहाँ फिगर में भी दर्शा देता हूं, ये आपका वेक्टर ए हो गया, ये आपका वेक्टर बी हो गया। यहाँ पे मैं दर्शा दूंगा, ये आपका वेक्टर ए है, इसे लिख देता हूं ए बी, और इसे मैं वेक्टर बी लिख दूंगा, यहाँ पर वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है, और इसके बीच का कोण क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया गया है। तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के अदिश गुणनफल को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से सूचित किया जाता है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के अदिश गुणनफल को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से सूचित किया जाता है तथा इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। कैसे परिभाषित किया जाता है, चलिए इसको देखते हैं। चलिए मैं यहां पर वेक्टर ए और वेक्टर बी देख रहा हूं और उसके बीच का कोण क्या है, थीटा है। तो इनके अदिश गुणनफल को कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ऐसे लिखेंगे ना, इसी प्रकार से सूचित करेंगे। और कैसे परिभाषित करेंगे, तो यहाँ पे इसको ऐसे परिभाषित करेंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इनटू में आपका कॉस थीटा। ये यहाँ के लिए ये सूत्र हो जाएगा। दो सदिश आपके पास दिए गए हों वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इनके डॉट प्रोडक्ट को वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इंटू में लिखेंगे कॉस थीटा। और यहाँ जो थीटा होगा ना, यहाँ लिख देंगे कि जहां थीटा जो होगा ना, जहां थीटा 0 से लेकर पाई के बीच होना चाहिए, यानी कि 0 से लेकर 180 तक होना चाहिए, इसी के बीच होना चाहिए। 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 180 और 180 से कम होगा ये थीटा का मान, ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए ये आपके लिए एक सूत्र हो गया कि दो सदिश दिए गए होंगे तो उनका अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, जब आपके पास उनके बीच का कोण ज्ञात हो तब। ठीक है, अब इसका ज्यामितीय अर्थ क्या है, तो इसके बारे में हम लोग इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी बस ये जान लीजिए फॉर्मूला ये होता है, इसका ज्यामितीय रूप की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूं कि वेक्टर बी और डॉट वेक्टर ए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए निकालिए, तो आप कहोगे कि सर बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड और इंटू में कॉस थीटा, तो यह मान इस मान के बराबर ही हुआ ना। अरे ये दोनों का मैग्नीट्यूड यानी कि यहाँ पे कोई संख्याएं ही होंगी ना जी, कोई आपकी अदिश राशियां ही होंगी, और अदिश राशियों को पलट के गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि यह और यह सेम ही है। यानी हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी
बराबर होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के। तो यहां तो हम लोग देख रहे हैं कि क्रम विनिमय नियम लागू हो रहा है। क्रम विनिमय नियम जो था वो यहाँ पे लागू हो रहा है, यानी कि दो सदिशों के अदिश गुणनफल में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। यानी कि पहला हमें यहां से एक प्रॉपर्टी मिल गया इसका कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के। ऐसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए दूसरे कोई प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अच्छा, यहां पर हम लोग यह मान लें कि वेक्टर ए या वेक्टर बी दोनों में से कोई एक जीरो वेक्टर है। यदि वेक्टर ए बराबर में है जीरो वेक्टर या वेक्टर बी बराबर में हो जीरो वेक्टर, दोनों में से कोई एक जीरो वेक्टर है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर में जीरो आएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आएगा? जीरो आएगा, तथा यहां थीटा अपरिभाषित होगा। अपरिभाषित होगा यानी कि ये जो एंगल थीटा जो है ना, यह अपरिभाषित होगा। थीटा परिभाषित नहीं होगा। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि अगर एक वेक्टर जीरो वेक्टर हो गया और थीटा का मान कुछ भी लेंगे आप, 30 डिग्री 45 डिग्री, वो हमेशा क्या आएगा? जीरो ही आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? जैसे अगर मैं बात करूं इन दोनों में से, मान लो वेक्टर ए ही आपका जीरो वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा। जब उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा और जीरो में यहाँ थीटा का कोई भी मान लोगे, उसके लिए क्या आएगा? ये मान जीरो ही हो जाएगा। यानी कि थीटा का मान अपरिभाषित होगा, कोई निश्चित मान नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो दोनों सदिशों में से कोई एक सदिश जीरो वेक्टर हो तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, लेकिन वहां पे थीटा अपरिभाषित होगा। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एक अदिश होता है। एक अदिश होता है क्योंकि हम लोग वैसे भी पढ़े हुए हैं कि दो आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश होता है। यानी दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट आपका एक अदिश होता है। आप यहीं पे देखो, वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो ए का मैग्नीट्यूड एक अदिश राशि है, यह भी एक अदिश राशि होगा बी का मैग्नीट्यूड, और cos थीटा भी आपका एक अदिश राशि ही प्राप्त होगा। तो अदिश 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 गुना करेंगे तो अदिश राशि ही हमें प्राप्त होगा। इसीलिए ना यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे वेक्टर का सिंबल नहीं हो रहा है। देख रहे हैं ना बात को? चलिए अगला देखते हैं। यदि वेक्टर ए लंब हो वेक्टर बी पे, या यूं कहे कि थीटा बराबर में 90 डिग्री हो। बात को समझे? वेक्टर ए वेक्टर बी पे लंब हो, यानी कि यहाँ थीटा का मान क्या हो? 90 डिग्री हो। तब उस कंडीशन में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा? समझिए, ए का मैग्नीट्यूड जो हो वो होगा, बी का मैग्नीट्यूड जो हो वो होगा, और cos 90 की बात करेंगे तो cos 90 का मान हम लोग जानते हैं कि जीरो होता है। तो जीरो में इन सबसे गुना होगा तो क्या आ जाएगा? जीरो। यानी कि अगर वेक्टर ए वेक्टर बी पे लंब हो, यानी कहने का मतलब कि दोनों के बीच का कोण 90 हो, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। ठीक है? चलिए अगला देखते हैं, 5 नंबर। यदि वेक्टर ए वेक्टर बी के समांतर हो, कहने का मतलब कि थीटा का मान क्या हो? जीरो हो। थीटा का मान जीरो हो, तो यहाँ पे इसी फॉर्मूला में रखेंगे तो cos थीटा के जगह पे जीरो रखोगे तो cos जीरो का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। 1 होता है ना जी? यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होगा वह क्या आ जाएगा? ए का मैग्नीट्यूड और इनटू में बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि cos 0 का 1 हो जाएगा तो उसको रखने की जरूरत नहीं। छठा, यदि यहाँ पे थीटा का मान 180 हो, है ना, 180 हो, तो यहां मतलब समझो थीटा का मान 180 यानी कि दोनों की दिशाएं विपरीत हो। एक वेक्टर ए इधर हो और वेक्टर बी जो है इधर हो, और यह बीच का कोण थीटा हो, यानी कि 180 डिग्री हो। समझ गए ना? तो इस कंडीशन में तो ध्यान रखना, ये भी आपके समांतर के ही कंडीशन में आएगा, यह भी आपके समांतर के ही कंडीशन में है। यहाँ पे इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग? दिशाएं समान हो, दिशाएं समान हो, और यहां पे क्या हो जा रहा है? दिशाएं विपरीत हो। 180 होने का मतलब क्या है? समांतर तो हो ही रहे लेकिन दिशाएं विपरीत हो। दिशाएं विपरीत हो, विपरीत हो। ठीक है? विपरीत, इधर से विपरीत हो। तो इस कंडीशन में
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा? तो आपको पता है कि cos पाई यानी कि 180 की बात करें तो उसका वैल्यू होता है -1, यानी कि आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस का वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और इनटू में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, यानी कि निगेटिव में आ जाएगा। समझ गए? तो यहां से एक और कंक्लूजन निकलता है। कंक्लूजन आपका क्या निकलता है? तो कंक्लूजन भैया यही निकलता है कि यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 से बड़ा हुआ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण न्यून कोण होगा। ठीक है। दूसरा क्या आता है 8 नंबर, यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान 0 से छोटा हो तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण एक अधिकोण होगा या अधिक कोण होगा। तभी ना देख रहे हैं कि यहां पे जब कोण 180 डिग्री हो जा रहा है तो डॉट प्रोडक्ट इनका माइनस में आ जा रहा है, डॉट प्रोडक्ट माइनस में। वही कह रहे हैं, यही से मुझे ये कंक्लूजन निकला कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर 0 से छोटा हो यानी कि उनके बीच का कोण क्या होगा? अधिक कोण होगा, जैसे कि यहाँ 180 हो रहा था। और अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 से बड़ा हो तो उसके बीच का कोण न्यून कोण होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड इनटू में बी का मैग्नीट्यूड और इनटू में cos थीटा। यहाँ थीटा का मान अगर प्रथम पाद में है यानी 0 to 90 तक जा रहा है तब वहां पर ये पॉजिटिव होता है, लेकिन जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंट्री करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में एंट्री करते ही यह माइनस का हो जा रहा है। इसी कारण से यह जो मान होगा टोटल 0 से छोटा और 0 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते ही यह 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाते ही यह 0 से छोटा यानी कि निगेटिव में आ जाएगा। इसी कारण से यहाँ पे न्यून कोण और अधिक कोण हो जा रहे हैं। उनका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 से बड़ा है तो न्यून कोण हो रहा है उनके बीच का कोण, और 0 से छोटा है तो उनके बीच का कोण अधिक कोण हो जा रहा है। समझ गए बात को? अच्छा, यह मान लें, यहाँ पे हम लोग यह मान लेते हैं, 9 नंबर में लिख देते हैं, यदि वेक्टर ए कैप तथा वेक्टर बी कैप इकाई सदिश हो यानी कि यूनिट वेक्टर हो, तो क्या होगा इनका डॉट प्रोडक्ट? तो इनका डॉट प्रोडक्ट होगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड और इंटू में cos थीटा। ठीक है। अच्छा, ए का मैग्नीट्यूड, जबकि ये यूनिट वेक्टर है तो ये 1 होगा, यह भी 1 होगा, बच जाएगा cos थीटा, यानी कि वेक्टर ए कैप इंटू में वेक्टर बी कैप डॉट वेक्टर बी कैप बराबर में हो जाएगा cos थीटा, यानी कि वह इकाई सदिश होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वह cos थीटा यानी उनके बीच के कोण का cos मान के बराबर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं। अगर मान लीजिए हम बात करते हैं आई कैप इंटू में आई कैप, है ना, आई कैप डॉट आई कैप, यानी कि दो समान इकाई सदिशों का डॉट प्रोडक्ट। देखो वेक्टर आई कैप और वेक्टर आई कैप, तो देखो इसके अगर फॉर्मूला बात करेंगे तो आई का मैग्नीट्यूड, वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड और इनटू में कॉस कितना हो जाएगा इनके बीच का कोण, जो थीटा जो कोण हो, यहाँ थीटा का मान क्या होगा? थीटा का मान 0 होगा। समान सदिश है तो उनके बीच का कोण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 और cos 0 डिग्री का भी 1, यानी कि i इंटू आई, वेक्टर आई और वेक्टर आई के डॉट प्रोडक्ट क्या होंगे? 1 होंगे। उसी तरह से वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे, यानी कि दो समान इकाई सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 1 होता है। वेक्टर के कैप और डॉट वेक्टर के कैप आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें डिफरेंट इकाई सदिश लेकर, यानी कि आई कैप इंटू में जे कैप क्या होगा? तो आपको पता है आई का मैग्नीट्यूड, वेक्टर जे का मैग्नीट्यूड और फिर डॉट इंटू में कॉस दोनों के बीच का कोण। तो आपको पता है कि तीनों सदिश ये किस पे होते हैं? एक दूसरे पे लंब होता है। इसे हम लोग आई कैप
इसे जे कैप और इसे के कहते हैं। ये तीनों आपस में लंब होते हैं ना जी, यानी कि यहाँ पे cos 90, तो cos 90 जीरो होता है तो ये टोटल जीरो ही हो जाएगा। ये वन और ये जीरो, तो जीरो हो गया। यानी कि अगर विपरीत सदिश होंगे और एक दूसरे पे लंब होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इकाई सदिश हो। ये भी ध्यान रखना है कि दो इकाई सदिश हो, जैसे आई कैप और इंटू जे कैप, इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वह क्या आएगा, जीरो आएगा। जे डॉट के ये भी आपका जीरो आएगा, के डॉट आई यह भी आपका क्या आएगा, जीरो ही आएगा। समझ गए ना क्यों जीरो हो रहा है, फॉर्मूले पे रख के हमने सिद्ध करके दिखा दिया। चलिए तो ये तो रहा। अब अगर मान लो दो समान सदिश हो, यानी कि जैसे मैं मान लेता हूं वेक्टर ए और डॉट वेक्टर ए, दो समान सदिश, ये आपके यूनिट वेक्टर नहीं है, बस दो समान सदिश है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो आपको पता है फॉर्मूले के अनुसार वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और इंटू में कॉस थीटा, यानी कॉस जीरो, समान सदिश है तो उनके बीच का कोण जीरो हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो ये वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख देंगे और इसका मान 1 ही होगा ना जी, कॉस जीरो का। यानी कि दो समान सदिशों का डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। इसे हम लोग ए का स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं। इसी से एक और निकल के आ जाता है फॉर्मूला, इसी से एक और निकल के फॉर्मूला आ जाएगा कि वेक्टर ए डॉट माइनस वेक्टर ए, तो ये जो कि माइनस है तो माइनस आप बाहर भी लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है ना, समझ गए। अब देखो इसको हम लोग दूसरे रूप से भी दिखा सकते हैं। यह आपका वेक्टर ए रहा, ठीक है, और वेक्टर निगेटिव में है वेक्टर ए, यानी कि विपरीत दिशा वाला होगा, विपरीत दिशा वाला होगा, विपरीत दिशा होगी तो इधर हो सकता है, तो इनके बीच का कोण कितना लेंगे, 180 लेंगे। तो देखिए वेक्टर ए डॉट माइनस वेक्टर ए बराबर मिल सकते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो इसका भी पॉजिटिव में ही आएगा और इनटू में cos 180 डिग्री। चलिए तो यहाँ ए का मैग्नीट्यूड और माइनस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होगा और ये होता है इसका -1, यानी कि आ जाएगा माइनस में वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, या इसे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी माइनस ए का स्क्वायर। समझ गए बात को। चलिए अब एक बात करते हैं दो सदिशों के बीच के कोण का, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण का। चूंकि हमने फॉर्मूला देखा था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इंटू में cos थीटा। तो कोण निकालने के लिए यहां से फॉर्मूला में प्राप्त हो जाएगा cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बटा में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और इंटू में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसी को मैंने ना भाग में भेज दिया, तो ये कोण निकालने के लिए एक फॉर्मूला हो गया। यहां से हम लोग ये सॉल्व कर लेने के बाद यहां से लिख देंगे थीटा बराबर में cos इनवर्स, जो यहाँ पे मान आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बाई में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और इंटू में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, जो आएगा यहाँ पे रख देंगे, हमारा थीटा का मान निकल जाएगा। समझ गए। चलिए अब बात करते हैं एक सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप, यानी कि प्रोजेक्शन। प्रक्षेप कहा जाता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन, सॉरी ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रोजेक्शन क्या होता है। मैं यहां पर एक सदिश ले लेता हूं, यह आपका एक सदिश हो गया वेक्टर ए, मैं इसे मान लेता हूं। इस वेक्टर ए का किसी रेखा एल पर प्रक्षेप की बात करेंगे। एक रेखा हमारा एल है, इस पर प्रक्षेप क्या होता है, तो जो सदिश दिया गया होगा उसके दोनों प्रारंभिक और अंतिम बिंदु से उस रेखा पर खींचे गए लंब पादों के बीच की दूरी, इस रेखा पर खींचे गए लंब पादों के बीच की दूरी जो होगी ना, वही इसका प्रक्षेप कहलाएगा। ठीक है, यानी सदिश वेक्टर ए का रेखा एल पर सदिश क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे इसका नाम एम और एन दे देता हूं तो यह एम एन जो होगा आपका प्रक्षेप कहलाएगा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए का रेखा एल पर प्रक्षेप कौन होगा, आपका एम एन होगा। ठीक है, यहां लिख सकते हैं कि वेक्टर ए का रेखा एल पर प्रक्षेप एम एन कहलाएगा। ठीक है, अब
ये mn कैसे निकालेंगे हम लोग? हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ की a शीर्ष से यहाँ से इस पर एक समांतर रेखा लेके जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु देते हैं, वो पी जो मन करे। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ हमारे पास कोण कम से कम देना होना चाहिए, यहाँ का कोण दिया होना चाहिए, या यह सदिश जो है अगर इसे आगे बढ़ाया जाए तो इस रेखा के साथ कितना कोण बनाएगा वो दिया होना चाहिए। मान लो यहाँ पे कोण थीटा दिया है, तो अगर मैं यहाँ पे cos थीटा लगाऊंगा, cos थीटा लगा दूंगा, cos थीटा लगाऊंगा तो AO और बटा में AB हो जाएगा, यानी कि AO बराबर में AB cos थीटा। AB क्या है तो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड और इनटू में cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये AO जो होगा mn के तो बराबर होगा ही ना, यानी कि यह आपका क्या कहलाएगा, प्रक्षेप का मान कहलाएगा। तो यहां से आपको ये पता चल गया ना कि प्रक्षेप होता क्या है। तो किसी सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप क्या होता है कि वो सदिश के दो प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं से उस रेखा पर खींचे गए लंब पादों के बीच की दूरी ही उसका प्रक्षेप कहलाएगा। उस रेखा पर उस सदिश का प्रक्षेप कहलाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं किसी सदिश का किसी अन्य सदिश पर प्रक्षेप। मैं यहाँ पे बात करूंगा, यहाँ पे लिखता हूं वेक्टर A का वेक्टर B पर प्रक्षेप क्या होगा। वेक्टर A का वेक्टर B पर प्रक्षेप क्या कहलाएगा, चलिए इसको देख लेते हैं। यह आपका वेक्टर B ले लेता हूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं वेक्टर A ले लेता हूं, यह आपका वेक्टर A ले लेता हूं। समझ रहे हैं ना बात को? यह आपका वेक्टर A है और यहाँ पे ये आपका सदिश जो है ये क्या है, आपका वेक्टर B है। तो मुझे निकालना है वेक्टर A का वेक्टर B पर प्रक्षेप। वेक्टर B पर प्रक्षेप का तात्पर्य यही ना होगा जी, यहां से यहां तक की लंबाई, यही ना कहलाएगा। चलिए इसका नाम देता हूं, ये आपका AB, यहाँ पे ले लेते हैं AC और यहाँ पे ये लंब खींचते हैं AD, तो AD ही आपका प्रक्षेप होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें कि वेक्टर A का वेक्टर B पर प्रक्षेप, तो यहाँ आपके चित्र के अनुसार क्या होगा, AD होगा। ये ना प्रक्षेप कहलाएगा जी, यही प्रक्षेप कहलाएगा, क्योंकि इस बिंदु से इस पर लंब खींचेंगे तो यही बिंदु हो जाएगी, यहां से लंब खींचेंगे तो यही आपका प्रक्षेप कहलाएगा। यह प्रक्षेप की लंबाई कैसे निकालेंगे, यह AD किसके बराबर होगा। तो यहां से ध्यान रखना कि वेक्टर A का वेक्टर B पर प्रक्षेप AD इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा, यहां पे लिख सकते हैं वेक्टर A डॉट वेक्टर B और बाई में वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/b का मैग्नीट्यूड और इनटू में वेक्टर A डॉट वेक्टर B, ऐसे भी लिख सकते हैं। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर A डॉट यूनिट वेक्टर B, इसमें से भाग होगा तो यूनिट वेक्टर ही आएगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो अब आप सोचोगे कि सर AD का मान इसके बराबर कैसे हो जाएगा। अच्छा, यहां पे अगर मैं बात करूं, इसी को लेता हूं, इसको लेता हूं 1/b का मैग्नीट्यूड और इनटू में वेक्टर A डॉट वेक्टर B है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B है। अगर मान लो इसके बीच का कोण थीटा है, तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर B का मैग्नीट्यूड और गुना में आपका cos थीटा। तो यहाँ ये कट जाएगा, क्या बचेगा, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड इंटू में cos थीटा, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड और इनटू में cos थीटा। तो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड और इनटू में cos थीटा AD के बराबर होगा ना। देख लो, अगर आप यहाँ cos थीटा लगाओगे तो क्या आएगा, AD बटा में AB का मैग्नीट्यूड, यानी कि AD बराबर यही ना आएगा वेक्टर A का मैग्नीट्यूड और इनटू में cos थीटा। यानी कि अगर वेक्टर A का वेक्टर B पे प्रक्षेप निकालना होगा तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर B के मैग्नीट्यूड से भाग कर देंगे, या वेक्टर A में वेक्टर A के साथ डॉट प्रोडक्ट किसका निकाल देंगे, B के वेक्टर B यूनिट वेक्टर B का, ठीक है, या दोनों के डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर B के मैग्नीट्यूड से भाग कर देंगे, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं। तो प्रक्षेप का मतलब समझ में आ गया, समझ गए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अदिश गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ क्या होगा, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। चलिए देखते हैं क्या होता है। मैं यहां पर बात करता हूं दो सदिशों के लिए, मैं ले लेता हूं एक वेक्टर A और दूसरा ले लेता हूं वेक्टर B। दूसरा वेक्टर क्या ले लेता हूं, वेक्टर B ले लेता हूं, सॉरी
दूसरा वेक्टर वेक्टर बी ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ दोनों के बीच के कोण के लिए, तो मैं इसके बीच का कोण कुछ मान लेता हूँ। यह आपका एक वेक्टर ए है और यह आपका वेक्टर बी है और इसके बीच का कोण क्या है, थीटा है। इसके बीच का कोण क्या है, थीटा है। अच्छा, इसका नाम अगर मैं लिखूं ए बी और इसका नाम लिखूं ए सी। हम लोग देखे थे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है परिभाषित कैसे किए थे हम लोग, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड और इंटू में कॉस थीटा। मैं क्या करता हूं, यहां बिंदु सी से इस पर ए बी पर लंब खींचता हूं, समझिए यहां पर। तो यहां से हम लोग अगर बात करें इस AD की, तो यह AD हम कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर B है, वेक्टर B का वेक्टर A पर प्रक्षेप है। AD क्या है, वेक्टर B का वेक्टर A पर प्रक्षेप, यही ना कहलाएगा जी। अच्छा, अगर मैं यहां पर इस शीर्ष से B से AC पर लंब खींच देता हूं, तो यहां अगर मैं AE ले लेता हूं, तो इस AE को क्या कहेंगे, वेक्टर A का वेक्टर B पर प्रक्षेप। वेक्टर A का वेक्टर B पर प्रक्षेप हम लोग यहां कहेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं वेक्टर A डॉट वेक्टर B की, तो मैं इसे अगर चाहूं तो लिख सकता हूं वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड और इनटू में देखो B का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। यहां पे बात करेंगे B का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा AD के बराबर होगा ना। AD का मान, इस AD का मान आएगा B का मैग्नीट्यूड और इनटू में कॉस थीटा। आप देख लो, कॉस थीटा लगाओगे ना तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर आधार यानी कि AD और बटा में AC का मैग्नीट्यूड यानी कि वेक्टर, ये आके इसमें इंटू करेगा। उसी प्रकार से अगर मैं AE के मान की बात करूं, AE के मान की, तो क्या हो जाएगा A का मैग्नीट्यूड और इनटू में कॉस थीटा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं वेक्टर B का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा को लिख सकता हूं AD लिख सकता हूं ना। तो मैं यहां क्या देख रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर हो रहा है, तो देखिए दो सदिशों में किसी एक के मापांक तथा दूसरे का इस पर जो प्रक्षेप है उसके गुणनफल के बराबर हो जाए। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की बात करूं तो यहां कह सकता हूं कि B का मैग्नीट्यूड और इसका इस रेखा पर प्रक्षेप A ही हो जाएगा, समझ गया ना। तो यहां से हमें एक ज्यामितीय मीनिंग क्या मिल रहा है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल इनमें से किसी एक के मापांक मैग्नीट्यूड तथा दूसरे का इस पर प्रक्षेप के गुणनफल के बराबर होता है। यहां से हमें यही ना कंक्लूजन मिल रहा है, समझ गए। तो ये इसका ज्यामितीय निरूपण हो गया, ज्यामितीय मीनिंग हो गया कि अगर दो सदिश हैं वेक्टर A और वेक्टर B है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है ज्यामितीय रूप से, तो किसी एक के मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर हम वेक्टर A का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो दूसरे वाले का पहले वाले पर क्या निकालेंगे, प्रक्षेप, और दोनों का जो गुणनफल होगा वो डॉट प्रोडक्ट को सूचित करेगा। समझ गए बात को, ज्योमेट्रिक मीनिंग आपको समझ में आ गया। तो ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक है अभी आपके इस चैप्टर में, जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और ज्यादा डीपली इसको समझते जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे संबंधित वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikansar.in। यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और
जल्दी से जाइए वेबसाइट पे, सर्च करिए। दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे।